ठीक है, चलो। तो अल्टरनेटर में यदि बोलेगा मोटरिंग एक्शन के अगेंस्ट कौन सी रिले यूज करेंगे? अल्टरनेटर में मोटरिंग एक्शन का क्या मतलब होता है? पैरेलल ऑपरेशन में उसके प्राइम मूवर का फेल हो जाना, है ना। करंट क्या करता है? ड्रॉ, रिवर्स। तो क्या यूज करेंगे वहां पे? रिवर्स पावर रिले, है ना, या फिर डायरेक्शनल रिले का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन उसको ध्यान रखना है ना। यदि पूछेगा कि पैरेलल ऑपरेशन में प्राइम मूवर फेल होने पर या फिर मोटरिंग एक्शन में अल्टरनेटर के मोटरिंग एक्शन से प्रोटेक्शन के लिए किस रिले का यूज करेंगे? तो डायरेक्शनल रिले बोल सकते हो या फिर रिवर्स पावर रिले बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कल देख रहे थे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देते हैं अल्टरनेटर को। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कौन से अल्टरनेटर को देते हैं? तो हाइड्रो को देते हैं कि स्टीम को देते हैं? हाइड्रो को देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो टरबाइन ड्राइवन जो अल्टरनेटर है उसको क्या देते हैं? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। स्टीम टरबाइन ड्राइवन अल्टरनेटर को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्टीम टरबाइन में जहां से स्टीम एंटर करती है, ठीक है, उस स्टीम को गवर्न करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नर। तो वो जो गवर्नर होता है वेरी सेंसिटिव होता है, किसके लिए? लोड फ्लक्चुएशन के लिए, ठीक है। तो वो इजीली क्या कर सकता है? स्टीम को जल्दी से रैपिडली कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में जो गवर्नर है वो इतना सेंसिटिव नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज अपना अल्टरनेटर है, ठीक है। अब इस अल्टरनेटर पे हमने यहाँ पर हैवी इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट किया हुआ है, हैवी इलेक्ट्रिकल लोड है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 100 मेगावाट का लोड है। तो 100 मेगावाट के लोड को ड्राइव करने के लिए हमको इसको क्या देना पड़ रहा होगा? यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। आउटपुट किलोवाट या मेगावाट लोड को पावर सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? इनपुट में मैकेनिकल पावर देनी पड़ती है। अब इनपुट मैकेनिकल पावर कहां से आती है? तो इसके इनपुट में हम क्या देते हैं? अमाउंट ऑफ स्टीम या वाटर देते हैं। तो हाइड्रो है तो क्या देना पड़ेगा आपको? अमाउंट ऑफ वाटर। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर रहा है? इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है। और वाटर की पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल में। और वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में अल्टरनेटर कनेक्ट कर रहा है। अब सडनली ये जो लोड होता है ये लोड रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। 100 मेगावाट से 10 मेगावाट हो जाता है। सडनली लोड रिड्यूस्ड हो गया, बट अमाउंट ऑफ वाटर तो एज इट इज है, वो इंस्टेंटली कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब इंस्टेंटली कंट्रोल नहीं हो पाएगा, लोड सडनली रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो अल्टरनेटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? तो इसके कारण यहाँ पे जो ईएमएफ होती है वो किस पर डिपेंड करती है? ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? उसकी ईएमएफ बढ़ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यदि इंस्टेंटली कुछ सेकंड्स के लिए है या कुछ मिली सेकंड्स के लिए है तो कोई इशू नहीं है ना, वापस कंट्रोल हो जाता है। तो वापस कंट्रोल होने पे क्या होगा? वापस वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन यदि कंटिन्यूअसली ओवर वोल्टेज है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस समय ओवर वोल्टेज के कारण क्या हो सकता है? इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन किसमें प्रोवाइड करते हैं? केवल हाइड्रो में, स्टीम में जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हाइड्रो टर्बाइन ड्राइवन अल्टरनेटर, हाइड्रो टर्बाइन ड्राइवन अल्टरनेटर में यूज करते हैं। हाइड्रो टर्बाइन ड्राइवन अल्टरनेटर में यूज करते हैं, क्योंकि इसका गवर्नर लोड के सडन वेरिएशन लोड के सडन वेरिएशन के लिए
सेंसिटिव नहीं होता है, लोड के सडन वेरिएशन के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। नेक्स्ट की अल्टरनेटर के टर्मिनल पर इलेक्ट्रिकल लोड सडनली, अल्टरनेटर के टर्मिनल पर इलेक्ट्रिकल लोड सडनली रिड्यूस्ड होने पर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। इससे जनरेटेड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस ओवर वोल्टेज से अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर वोल्टेज इंस्टेंटेनियस रिले वन 50% setting and IDMT relay 110% rated voltage setting 110% rated voltage setting पर यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, तो यही पूछता है ज्यादातर ना कि अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करना है अर्थ फॉल्ट या फेस टू फेस फॉल्ट से, तो कौन सी रिले का यूज करेंगे, है ना। तो कौन सी रिले यूज करते हो, डिफरेंशियल, बस वही मेन प्रोटेक्शन होता है सबसे, है ना। अब इसके बाद में देखेंगे कि जो एसी मोटर्स होती हैं, है ना, एसी मोटर्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो मोटर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे जो मोटर प्रोटेक्शन है इसमें यहाँ पे देखेंगे पहले एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी होती है। तो एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है, तो स्टेटर में फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, स्टेटर में फॉल्ट हो सकता है, तो स्टेटर में क्या हो सकता है, तो स्टेटर में अर्थ फॉल्ट हो सकता है, स्टेटर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी फेस टू फेस फॉल्ट। ठीक है, तो फेस टू फेस फॉल्ट लिख लो, नहीं तो उसको, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, फेस टू फेस फॉल्ट। तो अर्थ फॉल्ट हो सकता है, फेस टू फेस फॉल्ट हो सकता है। अर्थ फॉल्ट का क्या मतलब है कि जो हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग और अर्थ के बीच में, है ना, मोटर की बॉडी कैसी होती है, अर्थ पोटेंशियल पे होती है, ग्राउंड करते हैं ना मोटर की बॉडी को, तो मोटर की बॉडी अर्थ पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो वाइंडिंग और कोर के बीच का इंसुलेशन यदि फेल हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। यदि हम थ्री फेज वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, टू फेज की वाइंडिंग के मध्य का इंसुलेटर क्या होगा, फेल हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फेस टू फेस फॉल्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो सकता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं स्लिप रिंग मोटर होती है, तो स्लिप रिंग मोटर के रोटर में क्या करते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें भी क्या हो सकता है, वहां पे फॉल्ट हो सकता है, तो रोटर फॉल्ट हो सकता है। तो रोटर फॉल्ट यानी
जिस मोटर के रोटर में हम क्या करते हैं वाइंडिंग, स्क्विरल केज में नहीं होता फॉल्ट, स्क्विरल केज के रोटर में कोई फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है, इसमें होगा स्लिप रिंग में होगा, ठीक है ना। तो स्लिप रिंग रोटर में हम क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें भी क्या हो सकता है, वाइंडिंग जो हो सकती है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ठीक है ना, ये हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोलॉन्ग ओवरलोडिंग, प्रोलॉन्ग ओवरलोडिंग यानी कि लंबे समय तक जो मशीन है वो मशीन क्या रहेगी, यहाँ पे ओवरलोड रहेगी, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि मशीन जो है लंबे समय तक क्या है, ओवरलोड है। तो इसके कारण क्या होगा, ओवरलोड होने के कारण क्या होगा, ओवरहीट होगी। यदि मशीन को ओवरलोड करोगे तो क्या करेगी, वो उस लोड को ड्राइव करने के लिए ज्यादा पावर ड्रॉ करेगी। ज्यादा पावर कैसे, वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ा देगी, क्या बढ़ाएगी, करंट ज्यादा लेगी, करंट ज्यादा लेगी तो ओवरहीट होगी, ओवरहीट होगी तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। यदि हम ध्यान नहीं देंगे, लंबे समय तक टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो इंसुलेशन फेल हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंसुलेशन की वीक हो जाती है, तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा, और इंसुलेशन फेल होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट है, अर्थ फॉल्ट है, ये प्रॉब्लम्स वहां पे अराइज होंगी, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग ओवरलोडिंग में नोट करिए, लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक ओवरलोड होने के कारण, लॉन्ग पीरियड तक ओवरलोड होने के कारण मोटर का टेम्परेचर राइज, मोटर का टेम्परेचर राइज होता है। लॉन्ग पीरियड तक ओवरलोड होने के कारण मोटर का टेम्परेचर राइज होता है। इससे इंसुलेशन फेलियर, इससे इंसुलेशन फेलियर होने से अर्थ एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होते हैं, अर्थ एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। स्टॉलिंग, स्टॉलिंग का क्या मतलब होता है, तो स्टॉलिंग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग ऑफ मोटर अंडर हैवी लोड, ठीक है। तो जब हम मोटर को हैवी लोड पर स्टार्ट कर रहे हैं और मोटर स्टार्ट होने से रिफ्यूज कर दे रही है, ठीक है, मतलब मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई कि हैवी लोड की कंडीशन में मोटर को स्टार्ट करेंगे बट मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्टॉलिंग बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें नोट करिए स्टॉलिंग का क्या मतलब होता है, हैवी लोड की कंडीशन में मोटर को स्टार्ट करने पर वह स्टार्ट नहीं होती है, इसे स्टॉलिंग कहते हैं। हैवी करंट ड्रॉ करती है और बर्न हो जाती है, हैवी करंट ड्रॉ करती है और बर्न हो जाती है। अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब यदि हम मोटर को 3 फेज वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और वो 3 फेज वोल्टेज कैसी है, अनबैलेंस, किसी फेज की वोल्टेज है 230, किसी की है 220, किसी की है 180, ऐसा अनबैलेंस वोल्टेज है। तो जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं नॉर्मली तो वो बैलेंस होती है ना, है ना। जैसे कि अपने यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है तो ट्रांसफार्मर से अपने को 3 फेज सप्लाई आ रही है, तो उसके पर फेज की वाइंडिंग के टर्न्स तो इक्वल रहते हैं, तो इक्वल वोल्टेज आती है ना। लेकिन बोल रहा है कि यदि कभी ऐसा हो कि सप्लाई वोल्टेज कैसी हो गई, अनबैलेंस, जो ट्रांसफार्मर आपको सप्लाई दे रहा है उस ट्रांसफार्मर का एक फेज वाइंडिंग बर्न हो गई, जल गई,
जैसे कई बार देखते हो डीओ उड़ जाता है तो एक फेज क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, बाकी दोनों फेज ठीक रहते हैं, तो उस समय क्या होगा, अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज हो जाएगी। तो अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज में क्या होगा, तो यहाँ पे हमको पता है अनबैलेंस सिस्टम में क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट फ्लो होता है और मोटर क्या होती है, ओवरहीट होती है। ठीक है, तो मोटर में अनबैलेंस सप्लाई कंडीशन में ओवरहीट होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल माना गया है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को माना गया है। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा थ्री फेज मोटर को अनबैलेंस्ड वोल्टेज अप्लाई करने पर, थ्री फेज मोटर को अनबैलेंस्ड वोल्टेज अप्लाई करने पर निगेटिव सीक्वेंस करंट, निगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होती है। इससे मोटर ओवरहीट होती है, इससे मोटर ओवरहीट होती है। सिंगल फेजिंग, सिंगल फेजिंग पढ़े थे है ना, कि थ्री फेज सप्लाई जो हम मोटर को देते हैं उस सप्लाई का कोई एक फ्यूज क्या होता है, ब्लो हो जाता है, एक फ्यूज जल जाता है, तो रिमेनिंग जो टू सप्लाई वायर होते हैं, ठीक है, उनसे सप्लाई मिलती है। तो उस कंडीशन में मोटर के टू फेज क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ओनली मोटर की थ्री फेज वाइंडिंग का वन फेज वर्क करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल फेजिंग बोलते हैं। तो सिंगल फेजिंग के कारण हमने पढ़ा है कि यदि मोटर नो लोड लाइट लोड की कंडीशन में है या फुल लोड की कंडीशन में है तो वो कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में रन करती है, बट उसकी स्पीड क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, बट यदि मोटर हैवी लोड की कंडीशन में है तो मोटर क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, उस लोड को ड्राइव नहीं कर पाएगी। बिकॉज जब सिंगल फेजिंग होती है तो मोटर का जो टॉर्क होता है वो 57.7% ऑफ क्या होता है, रेटेड टॉर्क हो जाता है। तो मोटर का जो रेटेड टॉर्क होगा उसका कितना हो जाएगा, वो 57.7% हो जाएगा। तो हैवी लोड के को अब ये टॉर्क ड्राइव करने में कैपेबल नहीं होगा, तो क्या होगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी, हैवी करंट ड्रॉ करेगी, ठीक है, और जल जाएगी। तो इसलिए सिंगल फेजिंग से भी क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा सिंगल फेजिंग की कंडीशन में इंडक्शन मोटर का टॉर्क रेटेड टॉर्क का 57.7% होता है। हैवी लोड, हैवी लोड की कंडीशन में मोटर स्टॉप हो जाती है, हैवी करंट ड्रॉ करती है और बर्न हो जाती है, जल जाती है। ठीक है, दूसरा होता है अंडर वोल्टेज। अब यदि अंडर वोल्टेज हो जाए, ठीक है, अब कोई मोटर है, सपोज मोटर है ये, इस मोटर पे लोड कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक, इस लोड को ड्राइव करने के लिए हम इसको रेटेड वोल्टेज दे रहे थे, तो ये क्या कर रही थी, रेटेड टॉर्क प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक, अब यदि हम देखेंगे कि जैसे ही वोल्टेज को क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर देंगे, तो वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोड तो कम नहीं होगा, टॉर्क भी कम नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज रिड्यूस करने पर टॉर्क तो कम होगा, बट मोटर क्या करेगी, सेम टॉर्क मेंटेन करने के लिए ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी। उसको तो पावर है ना, टॉर्क कौन प्रोड्यूस करता है, पावर, एक्टिव पावर प्रोड्यूस करती है। तो एक्टिव पावर क्या होती है, वी आई कॉस फाई होती है। ठीक है, ये पावर कांस्टेंट है। यदि आप वोल्टेज को कम करोगे तो मोटर क्या करेगी, करंट को बढ़ा देगी।
उसको तो जितनी पावर लेना है टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए उतना लेगी वो। तो करंट इंक्रीज होगी तो मोटर क्या होगी, फिर ओवरहीट होगी वहां पर। आई बात समझ में? तो यदि मोटर हैवी लोड की कंडीशन में है तो ये उसके लिए क्या है, डेंजरस है कि यदि कंटिन्यूअस वो हैवी करंट ड्रॉ करेगी तो आई स्क्वायर आर लॉस, कॉपर लॉस बढ़ेगा, ओवरहीट होगी मोटर, ठीक है ना, और डैमेज हो सकती है। तो इसलिए अंडर वोल्टेज से भी क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। उसमें नोट करिएगा, अंडर वोल्टेज की कंडीशन में, अंडर वोल्टेज की कंडीशन में मोटर एक्सेस करंट ड्रॉ करती है या हायर करंट ड्रॉ करती है, इससे ओवर हीट होती है, इससे ओवर हीट होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नॉर्मली इसमें आती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा जिससे हमारी मोटर डैमेज ना हो। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोटेक्शन मोटर को यहाँ पे देते हैं, तो उनको यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है ओवरलोड। तो ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज यूज कर सकते हो। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए आप एमसीबी यूज कर सकते हो। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो थर्मल, जो रिले हम पढ़े थे ना, थर्मल रिले पढ़े थे, याद आ रहा है, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए यूज कर सकते हो आप इनवर्स ओवर करंट रिले, इनवर्स ओवर करंट रिले, इसको यूज कर सकते हो। तो इनवर्स ओवर करंट रिले का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। फ्यूज को हटा दो, फ्यूज एमसीबी रखो, बस एमसीबी फ्यूज लिखा नहीं है एक्चुअल में, फ्यूज कर सकते हैं बट फ्यूज को अपन शॉर्ट सर्किट में ले लेंगे। ठीक है, तो एमसीबी हो गया, थर्मल रिले हो गई, और इनवर्स ओवर करंट रिले। ठीक है, इसके अलावा अपन पढ़े थे एक ओवरलोड, जैसे अपन पढ़े थे याद होगा, ओवरलोड रिलीज उसको बोलते हैं, ओवरलोड रिलीज, ओवरलोड रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है, ओवरलोड रिलीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ओवरलोड रिलीज का मतलब क्या होता है, तो ओवरलोड रिलीज जो होती है ये पढ़े थे अपन किसमें, जो 3 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर है, तो उसमें अपन पढ़े थे ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए उसमें क्या यूज किए थे, एक रिले। तो जो स्टार्टर के अंदर में इनबिल्ट होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोड रिलीज बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक मशीन में क्या ये चारों मेथड यूज करेंगे, नहीं। किसी मशीन में यदि स्मॉल रेटिंग मशीन है तो हम क्या यूज कर लेते हैं वहां पे, एमसीबी, या किसी मशीन को हम यूज स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज किए हैं तो उसी में क्या है, ओवरलोड रिलीज है। ठीक है, या फिर हम यूज कर सकते हैं स्मॉल रेटिंग मोटर में थर्मल रिले का यूज कर सकते हैं, तो ज्यादातर जो है वो थर्मल रिले यूज की जाती है। या फिर बड़े रेटिंग की मोटर है तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं, इनवर्स ओवर करंट रिले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर मोटर में रेटिंग के हिसाब से उसका प्रेफरेंस देखेंगे कि कौन सा प्रोटेक्शन उसमें यूज करना है। इसके अलावा फेज टू फेज फॉल्ट है, फेज टू फेज एंड अर्थ फॉल्ट।
तो अर्थ फॉल्ट या फेस टू फेस फॉल्ट के लिए क्या यूज करेंगे? तो फ्यूज का यूज करेंगे, है ना। फ्यूज जो है इंस्टेंट प्रोटेक्शन है, इंस्टेंटेनियसली क्या होता है वो ऑपरेट होता है। इसी तरह से हाई सेटिंग, हाई सेटिंग की इंस्टेंटेनियस रिले का यूज करेंगे। तो हाई करंट सेटिंग की इंस्टेंटेनियस रिले का यूज करेंगे, या फिर बहुत मेन ड्राइव है तो यूज कर सकते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो डिपेंड करता है कि जो ड्राइव है जिसको प्रोटेक्ट करना है वो कितनी इंपॉर्टेंट ड्राइव है, ठीक है, उसको हमको कितना प्रेफरेंस देना है। तो जैसे कि मेन ड्राइव होती है प्लांट को चलाने वाली, मिल को चलाने वाली मेन ड्राइव होती है, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा अंडर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए अंडर वोल्टेज रिले, अंडर वोल्टेज रिले या अंडर वोल्टेज रिलीज, इसका यूज यहां पे करेंगे। इसके बाद में अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज, अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और जैसे कि सिंगल फेजिंग है, तो इनके लिए यूज करते हैं निगेटिव फेज सीक्वेंस रिले, नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले। तो अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज हो या सिंगल फेजिंग हो, ठीक है, इनके लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? निगेटिव फेज सीक्वेंस रिले का, क्योंकि नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट कब फ्लो होती है? अनबैलेंस सिस्टम में। तो ये दोनों ही कंडीशन में सिस्टम क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसमें यूज करते हैं थर्मल ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, और यूज कर सकते हैं सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर, स्पेशल सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। तो जैसे हमने पढ़ा था स्पेशल सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का मतलब क्या होता है, तो अपन पढ़े थे कि एचआरसी फ्यूज विद ट्रिपिंग डिवाइस पढ़े थे, याद है? एचआरसी फ्यूज विद ट्रिपिंग डिवाइस पढ़े थे, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? वो क्या है? एक स्पेशल सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है, ठीक है। तो उस प्रकार का अरेंजमेंट बना सकते हैं या थर्मल ओवरलोड रिले का यूज कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में क्या फ्लो होती है? निगेटिव फेज सीक्वेंस करंट फ्लो होती है। तो मोटर क्या होती है? ओवरहीट होती है। अब यदि सप्लाई का फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा तो मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन क्या हो जाता है? रिवर्स। तो रिवर्स फेज सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं, रिवर्स फेज सीक्वेंस। तो इसके लिए यूज करते हैं फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन, फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन। इसके बाद में है स्टॉलिंग। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, है ना। इसमें से वैसे क्वेश्चन अभी तक कहीं आए नहीं है, सिर्फ आप एक नॉलेज के लिए उसको याद रखो। सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन किस तरह का आया है इसमें से कि ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, तो नॉर्मली थर्मल ओवरलोड रिले का यूज करते हैं ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। बट आप लोग ध्यान में रखिए जो भी पढ़ रहे हो उसको। स्टॉलिंग का, स्टॉलिंग अभी बताया था, है ना। तो स्टॉलिंग में भी क्या होती है? हैवी करंट फ्लो होती है, तो इसमें भी यूज करते हैं थर्मल ओवरलोड रिले, इसका यूज कर सकते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले।
तो यदि हमारी कम रेटिंग की मोटर है तो हम थर्मल ओवरलोड रिले यूज कर सकते हैं। यदि हमें हमारी हायर रेटिंग की है तो इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन देना है ना, रिले तुरंत ऑपरेट होनी चाहिए, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले का यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन है जो नॉर्मली मोटर के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद में मेन प्रोटेक्शन जो है ट्रांसफॉर्मर, उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग डाल लो ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में कौन सा प्रोटेक्शन यहाँ पे यूज करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर में एक तो यूज करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशियल में हमने पढ़ा है बर्स्ट प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम, तो वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये किससे प्रोटेक्ट करता है? तो अर्थ फॉल्ट एंड फेस टू फेस फॉल्ट। तो अर्थ फॉल्ट एंड फेस टू फेस फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। इसके अलावा क्या यूज करते हैं? बुकोल्स रिले होती है, तो बुकोल्स रिले का यूज किया जाता है। इसके अलावा होती है कोर बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट करंट होती है, और एक होती है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। कोर बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट रिले। ठीक है, इनका यूज करते हैं। तो यही मेन प्रोटेक्शन यहाँ पे है, यही मेन रिले हैं जो यूज की जाती हैं ना, डिफरेंशियल रिले, बुकोल्स रिले, कोर बैलेंस और रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, इनका यूज नॉर्मली इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, जब इसको हम ट्रांसफार्मर में यूज करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या डिफिकल्टीज आएगी। तो डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद डिफरेंशियल मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इन ट्रांसफार्मर। तो जैसे हमने पढ़ा था अल्टरनेटर में मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन देते हैं, तो हमने पढ़ा था कि क्या किए थे कि जो हमारा प्रोटेक्टेड जोन था उसके बोथ एंड पे क्या किए थे? सीटी को कनेक्ट किए थे और उसको मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन दिए थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम यदि ट्रांसफार्मर को भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहें तो क्या होता है? तो पहले समझना है इसको कि जैसे सपोज मान लीजिए हमारा ये ट्रांसफार्मर है, तो जैसे हमने अल्टरनेटर में देखा था, तो अल्टरनेटर में क्या देखा था कि ये हमारा फेज वाइंडिंग थी, है ना। हमको पता है कि जितनी करंट यहाँ से जाती है वापस आती भी है उतनी ही करंट। यदि यहाँ से 1000 एम्पियर की करंट आउट गोइंग है तो इनकमिंग भी कितनी है? 1000 एम्पियर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? आइडेंटिकल सीटी लगाते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में यहाँ पे कितनी करंट आएगी? 0, बिकॉज दोनों सिटी आइडेंटिकल है, दोनों की प्राइमरी करंट सेम है, तो दोनों की सेकेंडरी करंट भी सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। लेकिन क्या ट्रांसफार्मर में भी ऐसा होता होगा? तो ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता होगा।
क्योंकि ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी और सेकेंडरी करंट है, ठीक है। तो हमको पता है कि प्राइमरी करंट क्या होती है, के टाइम्स ऑफ सेकेंडरी करंट होती है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी की करंट को इक्वल होने नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी करंट इक्वल नहीं होती हैं। हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ये इन दोनों करंट को इक्वल होने देगा नहीं, कि प्राइमरी की करंट क्या होती है, के टाइम्स ऑफ सेकेंडरी करंट होती है। यदि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.5 है, सेकेंडरी करंट है 100 एम्पियर, तो प्राइमरी करंट कितनी होगी, 50 एम्पियर होगी। तो बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो यदि हम यहाँ पे आइडेंटिकल सिटी को यूज कर पाएंगे क्या, यदि हम आइडेंटिकल सिटी यूज करते हैं तो क्या होगा। तो यदि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे करंट है 50 एम्पियर और हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं सिटी वो 100-1 की है, और यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि करंट कितनी है 100 एम्पियर, और यहाँ भी सिटी यूज कर रहे हैं वो भी कितनी है 100-1 की है। तो हम देखेंगे कि अभी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी 1 एम्पियर की, और यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी 0.5 एम्पियर की। तो डिफरेंस आ जाएगा, तो रिले क्या हो सकती है, ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिकल सिटी को यूज नहीं करेंगे। तो ट्रांसफार्मर को जब हम मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे तो वहां पे आइडेंटिकल सिटी का यूज नहीं करते हैं। वहां पर सिटी का जो टर्न रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, कि यहाँ पे जो सीटी लगी होगी इसका जो टर्न रेशियो होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो सीटी लगी होगी उसका जो टर्न रेशियो होगा वो कैसा रहना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ठीक है। कि यदि यहाँ पे 100-1 की सीटी लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने की सीटी लगी होनी चाहिए, 50-1 की होनी चाहिए। बात समझ आ रही ना। तभी यहाँ पे 100 एम्पियर की करंट फ्लो होने पे 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, यहाँ पे 50 एम्पियर करंट फ्लो होने पे 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर टर्न रेशियो की क्या करनी पड़ेगी, हमको सीटी लगानी पड़ेगी, ठीक। अब इसको यदि हम प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी लगा लेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी, ठीक। अब इस प्रॉब्लम को हमने ओवरकम कर लिया, हमने क्या कर लिया, अब प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी यहाँ पे लगा ली, और हमने सोचा कि अब तो हमारी प्रॉब्लम हो गई दूर। अब हम ट्रांसफार्मर को जब भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक। लेकिन क्या होता है कि अब हम ट्रांसफार्मर को प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी लगा लिए, अब हम ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे। अच्छा पहले स्विच ऑन छोड़ दो, प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी हमने यूज कर ली। अब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा ट्रांसफार्मर है, तो हमारा ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर है। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और ये हमारी सेकेंडरी है, ठीक। तो यहाँ पे स्टार और डेल्टा में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 30 डिग्री का। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर पढ़े हो नहीं, D/11 पढ़े हो नहीं, कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, D/11 पढ़ाया था ना, भूल गए, ऐसा बताया था नहीं। ट्रांसफार्मर में D/11 D/N11 सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बताया था ट्रांसफार्मर, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, आपके घर के पास ये लगे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। प्राइमरी यानी कि उसकी हाई वोल्टेज साइड कैसी होती है, डेल्टा। लो वोल्टेज कैसी होती है, न्यूट्रल कहाँ से निकला है, लो वोल्टेज से निकला है, ठीक है। और 11 का मतलब क्या बताया था, 11 का मतलब बताया था ना, लैगिंग और लीडिंग दो बताया था आपको। तो 11 में क्या बताया था, लीड, कौन लीड कर रहा है, एलवी, एलवी लीड्स एचवी बाय 30 डिग्री, बताया था ना, भूल गए हो, सब पढ़े नहीं हो, है ना, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो हमको पता है कि स्टार और डेल्टा में 30 डिग्री का क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी यूज कर ली, ठीक है। प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी यूज करने के बाद में हम देखेंगे कि स्टार और डेल्टा यानी कि इधर की वोल्टेज में और इधर की वोल्टेज में, ठीक है, दोनों वोल्टेज में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है।
तो जब यहाँ की वोल्टेज जो है, यहाँ की वोल्टेज, या मान लीजिए यहाँ की वोल्टेज जो है 0 होगी, तो प्राइमरी साइड की वोल्टेज 0 नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी। जब एक 0 होगी तो दूसरी 0 नहीं होगी। तो इनमें क्या आ जाएगा, ये वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंस के कारण क्या आएगी, रिजल्टेंट वोल्टेज, और उस रिजल्टेंट वोल्टेज के कारण क्या फ्लो होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। ठीक है, इसका मतलब है जब ये वाली वोल्टेज 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या होगी, 0 होगी। लेकिन इसकी वोल्टेज 0 नहीं है, ठीक है, तो जब इसकी वोल्टेज 0 नहीं है तो इसमें करंट फ्लो होगी। तो एक में करंट है 0 और दूसरे में करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, रिले ऑपरेट हो जाएगी वहां पे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर में सीटी यूज करेंगे, सीटी का कनेक्शन हमको चेंज करना पड़ेगा। यदि हमारे पावर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी किसमें है, डेल्टा में, और सेकेंडरी किसमें है, स्टार में, तो जो सीटी यूज करेंगे वो सीटी यहाँ पे होगी स्टार कनेक्टेड, और यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा कनेक्टेड। ये पावर ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग का कनेक्शन है और ये सीटी का कनेक्शन है। ये पावर ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग का कनेक्शन है और ये सीटी का। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, यदि ट्रांसफॉर्मर कैसा है, डेल्टा स्टार, तो सीटी का कनेक्शन कैसे करोगे, स्टार डेल्टा। यदि होता स्टार डेल्टा पावर ट्रांसफॉर्मर होता तो सीटी का कनेक्शन क्या होता, डेल्टा स्टार होता। ठीक है, तो ये जो 3 फेज में 30 डिग्री फेज डिफरेंस वाली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वहां पे क्या होगी, ओवरकम हो जाएगी। ठीक है, अब इसको भी हमने क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया। तो हमने क्या किया, आइडेंटिकल सीटी की जगह प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी यूज की, और दूसरा हमने क्या कर लिया कि सीटी का कनेक्शन पावर ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शंस के अपोजिट कर दिया, डेल्टा है तो स्टार कर दिया, स्टार है तो डेल्टा। तो 3 फेज में जो 30 डिग्री फेज डिफरेंस आता है वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसके बाद में अब प्रॉपर वर्क करना चाहिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के बाद में जब ट्रांसफॉर्मर को क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्विचिंग करते हैं, तो स्विचिंग करते समय इसमें क्या कर पड़े थे कल, इनरश ऑफ क्या होता है, इनरश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट होती है। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफॉर्मर को स्विचिंग करते हैं, सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इनिशियल इनरश ऑफ क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा। और इस मैग्नेटाइजिंग करंट में क्या होते हैं, हार्मोनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पढ़े थे। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट इनिशियली फ्लो होती है, ये कितनी होती होगी, तो ट्रांसफॉर्मर की जो फुल लोड करंट होती है, इसका 6 to 8 टाइम्स या इससे भी ज्यादा हो सकती है। बात समझ आ रही है, तो इतनी ज्यादा अमाउंट में करंट यहाँ पे फ्लो होती है स्विचिंग के दौरान, तो क्या होगा, तो यहाँ की करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, किसकी तुलना में, सेकेंडरी की। तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड करंट फ्लो होती है, उसका कंपोनेंट प्राइमरी में फ्लो होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, जब हम स्विचिंग कर रहे हैं तो इनरश करंट प्राइमरी में फ्लो होती है, वो सेकेंडरी में फ्लो नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। हेलो, ठीक है, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल इनरश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। तो इसके कारण, इनिशियल इनरश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण, ठीक है, हमने जो सेटिंग की हुई है कि प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी यूज की है, और हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो रिले है उसमें सीटी का कनेक्शन भी क्या करके रखा है, हमने प्रॉपर करके रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही स्विचिंग करेंगे, इनिशियल इनरश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण, जो कि 6 to 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट हो सकती है, यहाँ पे प्राइमरी की करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कंपैरिजन टू सेकेंडरी करंट। तो दोनों सीटी की करंट में क्या आएगा, वेक्टर डिफरेंस, और वो कहां से फ्लो होगा, रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से। तो रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, तो बताया था हार्मोनिक रेजिस्टेंट रिले का यूज करेंगे। नहीं तो क्या करना पड़ता है हमको, है ना, बिना हार्मोनिक रेजिस्टेंट रिले के क्या हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमको रिले की करंट सेटिंग हाई वैल्यू करंट पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाई वैल्यू करंट पर रिले की करंट सेटिंग करेंगे तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, अनरिलायबल होगा। तो इसलिए हमको लो करंट सेटिंग की क्या चाहिए होती है, रिले। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, हार्मोनिक रेजिस्टेंट रिले का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा ये सब तो सेटिंग हमने कर दी। अब ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, हम टेप चेंजिंग करते हैं। टेप चेंजिंग करेंगे तो टेप चेंजिंग कभी भी आप सब स्टेशन में अपने मर्जी से मत करना, ठीक है, क्योंकि जब भी आप टेप चेंजिंग करोगे तो आप क्या चेंज कर दोगे, तो N2 और N1 के रेशियो को चेंज कर दोगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज होगा तो प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट का रेशियो भी चेंज होगा। ठीक है, मींस इससे फ्लो होने वाली करंट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको बताया था कि डिफरेंशियल में क्या करते हैं, परसेंटेज या बायस रिले का यूज करते हैं। तो उस रिले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये सब प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं यदि ट्रांसफॉर्मर में हम मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे देखते हैं प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, डायग्राम, उसके बाद में इसको नोट करें। हेडिंग तो डाल लियो आप लोग, है ना।
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कि ये मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम है, जो हम किसको दे रहे हैं, पावर ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी है, प्राइमरी किसमें कनेक्ट है, यहाँ पे स्टार, और सेकेंडरी किसमें कनेक्ट है, यहाँ पे डेल्टा। तो जो सिटी हम यूज करेंगे, ठीक है, स्टार वाइंडिंग में कैसी सिटी कनेक्ट करेंगे, डेल्टा, और डेल्टा वाइंडिंग में कैसी सिटी कनेक्ट करेंगे, स्टार। क्यों कर रहे हैं, जो 3 फेज में 30 डिग्री फेज डिफरेंस की प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, जो बोथ साइड सिटी कनेक्ट होती हैं, है ना, उनको क्या करेंगे, एक दूसरे से पायलट वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पायलट वायर है, इस पायलट वायर के थ्रू दोनों सिटी को क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब जब सिटी को हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पायलट वायर के सीरीज में फ्यूज लगाएंगे। इस फ्यूज को क्या बोलेंगे, ओवरलोड फ्यूज बोलेंगे। और ये पहले पढ़ चुके हैं, क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस, जो पायलट वायर की लेंथ में डिफरेंस होने के कारण उसके रेजिस्टेंस को बैलेंस करता है, तो बैलेंसिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार कनेक्टेड सिटी है, इसका ये न्यूट्रल है, तो इसके न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। और इसके न्यूट्रल और पायलट वायर के क्रॉस किसको कनेक्ट करते हैं, रिले कॉइल को कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को यूज किया जाता है, ठीक। अब हमको पता है कि यहाँ पर जब हम इसको स्विचिंग करते हैं, किसको स्विचिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को, तो उस समय इनिशियल इनरश ऑफ क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। तो यहाँ पर दोनों करंट में डिफरेंस आ जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट में, जो किससे फ्लो होता है, रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होता है। तो इससे रिले क्या होती है, वहां पर ऑपरेट हो जाती है। तो इसके लिए या तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाई करंट सेटिंग की रिले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि हम करंट को, रिले को हाई करंट सेटिंग पर यूज नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि रिले क्या करनी चाहिए, लो करंट सेटिंग पर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिले के अक्रॉस यहाँ पे पैरेलल में फ्यूज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज को क्या नाम दिए हैं, किक फ्यूज, ठीक है। तो किक फ्यूज क्यों लगाते हैं, तो ये रिले के ऑपरेटिंग टाइम में क्या करेगा, डिले कर देगा, देरी कर देगा। जब हम स्विचिंग करेंगे, इनिशियल इनरश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट होगी, ठीक है। तो वो मैग्नेटाइजिंग करंट के समय जो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंशियल करंट यहां से आएगी, तो वो डिफरेंशियल रिले को ये क्या करेगा, बाईपास कर देगा, ठीक। क्योंकि फ्यूज क्या है, कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। रिले में क्या है, कॉइल है, कॉइल का क्या होता है, इंपेडेंस होता है। तो इसका इंपेडेंस हायर होगा, फ्यूज का रेजिस्टेंस 0 होगा, तो जो करंट है वो यहां से फ्लो हो जाएगी लो रेजिस्टेंस पाथ से। तो रिले से करंट फ्लो नहीं होगी, तो रिले वहां पर ऑपरेट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि स्विचिंग जब हम करते हैं, इनिशियल इनरश ऑफ जो करंट होता है वो कुछ समय के लिए होता है, जैसे कि 1 से 2 सेकंड्स के लिए होगा। उसके बाद में फिर करंट क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो उतने समय तक यहां से क्या होगी, करंट बाईपास हो जाएगी, ठीक है, रिले ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन जब ये फॉल्ट की कंडीशन में, यदि फॉल्ट कहीं पे होता है, तो फॉल्ट की कंडीशन में भी ऐसा ही होगा कि पहले करंट कहां से फ्लो होगी, फ्यूज से। जब फ्यूज मेल्ट होके ओपन हो जाएगा, तो अब करंट किससे फ्लो होगी, रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से, और रिले क्या होगी, ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट ये कर सकते हैं, या फिर ये अरेंजमेंट नहीं करना है, तो हमको पता है एक रिले हम पढ़े थे, आईडीएमटी रिले, उसका यूज कर सकते हैं। कि इसमें क्या होता है, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम होता है, ठीक है। कि हमने उसमें एक डेफिनिट टाइम सेट कर दिया कि उतने समय तक रिले ऑपरेट नहीं होगी, और उससे यदि ज्यादा समय हो जाता है तो फिर रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम इनको यूज नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लो करंट सेटिंग के रिले यूज करनी है, तो आपको बताया क्या है, फिर हार्मोनिक रेजिस्टेंट रिले होती है, ठीक है। तो आजकल जो यूज करते हैं वो कौन सी है, हार्मोनिक रेजिस्टेंट रिले है, उसी का यूज किया जाता है, ठीक है। ओवरलोड फ्यूज का यूज क्यों करेंगे, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, कि जब ट्रांसफार्मर में ओवरलोड हो जाएगा, तो ओवरलोड के समय में प्राइमरी की करंट, सेकेंडरी की करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सेकेंडरी की करंट इंक्रीज हो गई, तो प्राइमरी की करंट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
लेकिन यदि सेकेंडरी की करंट 100 एम्पियर इंक्रीज होगी और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 0.5, ठीक है, तो क्या प्राइमरी की करंट भी 100 एम्पियर इंक्रीज होगी? नहीं, वो कितनी एम्पियर इंक्रीज होगी? 50 एम्पियर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसके कारण हम देखेंगे कि ओवरलोड के कारण, ठीक है, दोनों सीटी की करंट में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। और वो डिफरेंस कहां से फ्लो होगा? पायलट वायर से फ्लो होगा। अब यदि लंबे समय तक वो डिफरेंस पायलट वायर से फ्लो होता है तो ये फ्यूज क्या होगा? ओवरहीट होके क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ये फ्यूज ब्रेक होगा तो इस सीटी की पूरी करंट अब किससे फ्लो होगी? इस रिले कॉइल से फ्लो होगी और रिले क्या होगी? ऑपरेट हो जाएगी। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये तो पता ही है सबको, बैलेंसिंग रजिस्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा ट्रांसफॉर्मर को अर्थ फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम का यूज करते हैं। नेक्स्ट ये, यह प्रोटेक्शन ओनली 2 MVA रेटिंग 2 MVA रेटिंग से हायर रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। तो सभी ट्रांसफॉर्मर में इसको यूज नहीं करेंगे, किसमें यूज करेंगे? जो 2 MVA रेटिंग से हायर रेटिंग का होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये, इस प्रोटेक्शन में पायलट वायर के सीरीज में ओवरलोड फ्यूज कनेक्ट करके ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ये, ट्रांसफॉर्मर को एनर्जाइज करने पर ट्रांसफॉर्मर को एनर्जाइज करने पर यानी सप्लाई से कनेक्ट करने पर, ट्रांसफॉर्मर को एनर्जाइज करने पर उसमें इनरश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इनरश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट प्राइमरी में फ्लो होती है जो 8 to 10 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होती है। इससे
डिफरेंशियल करंट रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होती है और रिले फॉल्स ऑपरेट हो जाती है। फॉल्स यानी गलत रूप से ऑपरेट हो जाती है, फॉल्सली फॉल्सली ऑपरेट हो जाती है, रिले फॉल्सली ऑपरेट हो जाती है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिले के अक्रॉस इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिले के अक्रॉस किक फ्यूज कनेक्ट करते हैं। रिले के अक्रॉस किक फ्यूज कनेक्ट करते हैं या आईडीएमटी रिले का यूज करते हैं या आईडीएमटी रिले का यूज करते हैं। ठीक है, तो आईडीएमटी रिले का यूज करते हैं। अब जो इसमें डिफिकल्टीज हैं जो अभी आपने पढ़ा, अब उसको नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको लिखेंगे क्या क्या डिफिकल्टीज हैं